नंद को शादी की रात ही तलाक हो जाती तो वो रोते हुए घर आती और मुझे देखकर कहती, भाभी मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। यह सुनकर मैं दंग रह जाती, क्योंकि मैंने तो नंद को बहन समझा था। जब तीसरी बार नंद को तलाक हुई तो ससुराल में सब मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगी, मगर मैं तो बेकसूर थी, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया था। मगर नंद का कहना था कि सब चीज़ों की कसूरवार मैं हूँ। मैं हर बार नंद को समझाने की कोशिश करती कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर वो कहती कि इसने ही मेरे पति को कुछ कहा होगा, अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया होगा। मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह जाती। पति अपनी बहन की बातों में आकर मुझ पर जुल्म करता, मैं रोती रहती, मगर उन्हें मेरा यकीन नहीं आता था। जब मेरी नंद की पहली तलाक हुई तब मेरी शादी को कुछ महीने हुए थे। मेरी शादी के 7 महीने बाद ही मेरी नंद की शादी थी, मगर शादी की रात ही नंद तलाक लेकर आ गई थी। मगर शादी से पहले भी नंद शादी से इनकार ही करती रहती, मगर सास नंद की शादी ज़बरदस्ती कर देती थी। मगर वहाँ मेरी इतनी सी अहमियत है कि कोई मुझसे कुछ भी नहीं पूछता था। सबको लगता था कि मैं कुछ नहीं जानती। पहली शादी की दफ़ा मैंने सास को बहुत समझाया था कि नंद की ज़बरदस्ती शादी न करे, मगर सास नहीं मानी थी और कहती कि तुम इस घर की मालकिन नहीं हो जो मुझ पर हुक्म चलाओगी। सास हमेशा मुझे गलत समझती थी, मगर शादी की रात ही नंद तलाक लेकर घर आ गई। सब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी, मगर मेरी सास नज़रें चुराते हुए अपनी बेटी की गलतियां छुपाने लगी। मगर लोग तो लोग हैं, बातें बनाने से कहाँ बाज आते हैं। कई दिन ऐसे ही घर का माहौल अजीब रहा, मगर एक बात जो बहुत अजीब थी, नंद और सास मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखती। वो बात बात पर मुझे डांट देती थी। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि आखिर को मेरा क्या कसूर है। मेरा पति अपनी बहन पर अंधा विश्वास करता था। जब नंद की पहली तलाक पर नंद रोने लगी और कहने लगी, माँ सब कसूर तुम्हारी बहू का है, मेरे पति ने मुझे शक की निगाह से देखा और कहने लगा कि सबका क्या मतलब है, तुमने क्या किया है। तभी मेरी नंद कहने लगी कि मेरे पति की नज़र तुम्हारी पत्नी की आंखों पर थी, वो तो तुम्हारी पत्नी की आंखों पर मरता था। मेरे पति ने आओ देखा न ताओ और मुझ पर जुल्म करने लगा। मुझे बहुत मारा पीटा। अभी हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मैं रोते हुए अपने मायके चली गई, मगर माँ को यह न बताया कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। मगर मैं सोचती थी कि क्या सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही चलेगा, मेरा पति मुझ पर शक ही करता रहेगा। कुछ दिन गुजरे कि मेरा पति मुझे वापस लेने आ गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मैं उसके साथ वापस चली गई। दिन गुजरते गए और सास ने नंद की दूसरी जगह शादी कर दी। शादी की रात में बस यही सोचती रही कि इस बार वो बस जाए, मगर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब शादी की रात ही वो वापस आ गई और कहने लगी कि माँ तुम्हारी बहू जादूगरनी है, उसने सब पर जादू कर रखा है। मेरे पति ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं और बस एक ही बात कह जा रहा था कि मैं तो तुम्हारी भाभी से शादी करना चाहता था, मगर मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी भाभी है, वो शादीशुदा है। तुम्हारी भाभी तो बहुत खूबसूरत है, तुम तो उसके पासंग भी नहीं। मेरी सास जब ये बात सुनती तो वो भी भड़क उठती। अब की बार तो मेरी सास ने भी मुझ पर हाथ उठा लिया। उन्होंने मुझे खूब मारा और मेरा पति दूर खड़ा देखता ही रहा। मैं आंसू भरी आंखों से अपने पति को देख रही थी। शायद वो मेरी सास को रोक दे, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा और ऐसे लापरवाह हो गए जैसे वो मुझे जानते ही नहीं। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी थी। अगले दिन मेरी नंद सुकून से कुर्सी पर बैठी नाश्ता कर रही थी। मुझे देखते ही फिर से आंसू बहाने लगी और कहने लगी, ये चुड़ैल फिर से मेरे सामने आ गई है, माँ इसको कहो यहाँ से चली जाए। मैं जब जब इसको देखती हूँ मुझे नफरत होती है, यही मेरा घर उजाड़ने की वजह है। तभी मेरी सास मुझे कह देती कि यहाँ से चली जाओ, तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही सास मुझे कई कई दिन भूखा रखती और मेरे पति को इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन मैं बीमार हो गई और बेहोश होकर गिर गई। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। न जाने कैसे मेरे पति ने मुझ पर तरस खाकर डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर आया और उसने मेरा चेकअप किया। डॉक्टर ने जो बताया मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। जब उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लगा कि शायद अब मुझ पर जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े जाएंगे, मगर मैं नहीं जानती थी जितना बड़ा जुल्म मुझ पर होगा शायद ही किसी पर हो। पति कमरे में आया तो वो काफ़ी गुस्से में था, मेरी सोच से बिल्कुल अलग।
मुझे तो लगा था कि शायद मेरा पति बड़े मोहब्बत और प्यार से मुझसे बात करेगा, मगर उसने ऐसा कुछ न किया और मुझ पर चिल्लाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो चिल्ला किस बात पर रहा है। मैं खामोशी से अपनी जगह से उठी और अपने पति के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर कहा कि आपको मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मगर आप अब भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। उसने आओ देखा न ताओ और मेरा हाथ ज़ोर से झटक दिया और कहने लगा कि दूर रहो मुझसे, तुम कैरेक्टर लेस औरत हो। ये बच्चा मेरा नहीं है, ना जाने किसका पाप अपने साथ साथ लिए फिर रही हो और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। ये सुनकर मैं ऐसे थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, आंखें फाड़े अपने पति को देख रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पति क्या कह रहा है, और वो जो कह रहा है क्या वो सच में कह रहा है या मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। मैंने पति से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसे इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकते हो। तभी पति ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा कि मेरी बहन के दोनों पतियों के साथ तुम्हारे कोई ताल्लुकात थे। मैं नहीं जानता ये औलाद उनमें से किसकी है। इतना गंदा इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह में नाश्ता करने के लिए जैसे ही नीचे गई तो मेरी सास ने मेरे बाल पकड़े और कहने लगी, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा, वरना तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। मैं सास की बात सुनकर एकदम हैरान रह गई कि माँ मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी माँ एक विधवा औरत थी जो अपने भाई के पास रहती थी। मेरे मामा मेरी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। वो न जाने कैसे वहाँ पर रह रही थी। फिर मैं भी उन पर बोझ बनकर बैठ जाती तो वो कैसे गुजारा करती। मैं बहुत डर गई थी। मैंने अपनी सास को डरते हुए कहा कि ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा लूँगी और जैसे आप कहेंगी वैसा ही होगा। एक नज़र मैंने अपने पति की तरफ देखा कि शायद वो अपने रात का किए पर शर्मिंदा हो, मगर उनके चेहरे पर से कहीं से भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने सर झटका और बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए। तभी मेरी नंद कहने लगी कि ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने मत बहाया करो, गुनाह करके हमारे सर पर डाल रही हो और इस पर हमें ही आंसू बहा बहा कर दिखा रही हो। मैंने अपनी जख्मी आंखों से नंद की तरफ देखा। मुझे हैरत हुई कि खुद का घर उजड़ा है मगर दूसरों की ज़िंदगी में कितनी दखल अंदाजी करने की आदत है। ऐसी हालत में तो इंसान को खुद का होश नहीं होता। मेरा घर ख़राब करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद ही थी, जो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाती थी कि मैं उसका घर ख़राब कर रही हूँ। अब तो तीसरी बार भी सास ने उसकी शादी कर दी थी। शादी में 2 साल का वक्त लिया। मेरी नंद की आदत थी कि वो हर दिन शाम के वक्त सैर को जाती थी। ये आदत उसकी शादी से पहले भी थी और 2 तलाक होने के बाद भी थी। और जब कोई पूछ लेता कि इतनी रात को कहाँ जाती हो, तो कहने लगी कि मैं सैर को जाती हूँ ताकि मैं मोटी ना हो जाऊँ। मगर उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, वो कहीं से भी मोटी नहीं थी। मुझे तो वो कभी कभार दिमागी मरीज़ लगती थी, जो स्मार्ट होने के बावजूद भी शाम के वक्त सैर को जाती। मेरी सास अक्सर उसे कहा करती थी कि अगर तुम्हें पतली होना ही है तो सुबह की सैर किया करो, इस वक्त अंधेरा हो जाता है। अकेली लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है। मगर वो सास को कह देती कि माँ आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर मेरे पति और मेरी सास को तो मेरी नंद पर अंधा भरोसा था। उनके लिए तो मेरी नंद जितना साफ सुथरा कोई और था ही नहीं। मगर अक्सर 1-2 दिन बाद मेरी नंद बीमार पड़ जाती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते थे और वो बिस्तर पर आ जाती। मुझे काफ़ी हैरत होती जब मैं सास से पूछती कि नंद को क्या हुआ है, तो वो कहती कि उसे कमजोरी हो गई है। दिन रात तो वो पतले होने के लिए कभी सैर करती है तो कभी कुछ। तो यही होना था ना। ना जाने उसको किसने कह दिया कि ये मोटी हो चुकी है। मगर मुझे तो दाल में कुछ और ही काला लगता था। लेकिन मेरी सास हमेशा मेरी नंद की बुराइयों को छुपा लेती थी। ये उनकी शुरू से आदत थी कि जब मेरा पति उसकी किसी बुरी हरकत और उसको डांट देता तो वो गुस्सा कर जाती और सास मेरे पति को झिड़क देती और कहती कि ये तुम्हारा मामला नहीं है। कई बातें भाइयों की कहने वाली नहीं होती और फिर तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा तो होना चाहिए। मेरी नंद की दूसरी तलाक के बाद नंद दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। हर वक्त उसके पेट में दर्द रहता था। मेरी सास परेशान रहती थी। मेरे पति ने कई बार पूछा कि नंद को क्या हुआ है, तो सास ये कहकर पति को टाल देती कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा है। मगर 1.5 महीने के बाद नंद बिल्कुल ठीक हो गई। इस दौरान नंद ने मेरा जीना हराम कर दिया।
वो हर वक्त अपने भाई के कान भरती रहती। कभी उसे मेरे काम करने में नुक्स नज़र आते, तो कभी मेरी खामोशी पे बैठकर मेरी सास बुराइयां करती रहती। मुझे बहुत उलझन महसूस होती थी जब वो ऐसे काम करती थी ना जाने क्यों उसे मुझसे इतनी नफरत थी। अगर कभी मेरा पति मेरे साथ हंसकर बात कर लेता तो वो घर में बवाल मचा देती और कहती कि माँ देख, भाई और भाभी मुझे जलाने के लिए सब कर रहे हैं। मेरा घर नहीं बच सका तो इसलिए ये सब करते फिरते हैं। इतना एक साथ चिपक चिपक कर बैठे हैं जैसे मुझे जता रहे हों कि देख लो, तुम्हारा तो घर नहीं बच सका मगर हम एक साथ खुश हैं। जबकि मेरा घर ना बसने की वजह तुम्हारी ये बहू ही है। मैं उसकी बातें सुनकर अक्सर बर्दाश्त कर लेती और दिल चाहता कि कहीं दूर चली जाऊं, जहां मेरे पास कोई ना हो, क्योंकि मेरा पति भी मेरे साथ नहीं था। अगर मेरा पति ही साथ होता तो बाकी ससुराल वालों से लड़ना मेरे लिए आसान हो जाता। मगर अब तो मैं अपनी जंग अकेले ही लड़ रही थी और मुझे मालूम था कि मैंने अकेले ही लड़ना है। मैं अबॉर्शन करवा चुकी थी, अभी तो उसका गम भी बाकी था। एक दिन मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम हर बात को दिल पर ले लेती हो। मेरी बहन तकलीफ में है, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें कह देती है। तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। दिल तो चाहा कि पति को कह दूं कि कभी आपने अपनी बहन और माँ को भी कहा है कि अगर मेरी पत्नी से कोई बात हो जाए तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करे। वो भी दूसरे घर से आई है और अगर कभी वो गुस्सा कर जाए तो खामोश हो जाया करे। मगर पति को ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मेरा पति मेरा साथ नहीं देगा। उसको अपनी बहन ही सही लगेगी, इसलिए मैंने पति को नज़रअंदाज कर दिया। कभी जो पति मुझे कुछ खाने के लिए ला देता तो उस पर भी मेरी सास और नंद हंगामा मचा देती और कहती कि तुम दोनों जानबूझकर मेरी बेटी को तकलीफ़ पहुंचाते हो। और मेरा पति अपनी माँ को सफाई ही देता रह जाता कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पत्नी ही जिद कर रही थी तो इसे ला दिया। अगर पति मुझे कपड़े दिलवाने ले जाता तो सास को इस बात से भी बहुत मसला होता। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मेरा पति मुझे कहीं भी साथ लेकर जाए। वो हमेशा कोशिश करती कि वो अपनी बेटी को ही मेरे पति के साथ भेजे, मैं कहीं ना जा सकूं। वक्त गुजरता गया और मैं इन सब हालात के लिए राज़ी हो गई। मैंने सोच लिया था कि मेरे साथ यही सब होना है। मैं इस माहौल में रहने बसने लगी थी। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता था अगर कभी मुझे मेरी सास कुछ कह देती या मेरी नंद मेरे साथ कोई बहस करती थी तो मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा घर मेरे पति के साथ ही है। मैं अपनी नंद के साथ अच्छी तरीके से गुजारा कर रही थी, मगर बार बार हर बात पर उनकी तारीफ़ करना मुझे नहीं आता था। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है जो दूसरों की झूठी तारीफ़ करते हैं, और शायद यही वजह थी कि मेरी सास और मेरी नंद मेरे बहुत ख़िलाफ़ थी, क्योंकि मैं सीधी बात करने की आदी थी। कई बार मेरे पति के साथ मेरी इस बात से लड़ाई झगड़ा भी हो गया, मगर मेरी आदत नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये मेरी परवरिश में शामिल था। मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया था कि कभी भी किसी के साथ गलत मत करना। माँ मेरा हाल चाल मालूम करने के लिए कभी कभार फ़ोन कर लेती थी। नंद की तलाक के बाद पति ने मुझसे फ़ोन ही ले लिया था, क्योंकि उसे भी शक था कि शायद मैं ही वजह हूँ उसकी बहन के घर को बर्बाद करने के लिए। इसलिए अक्सर घर पर पीटीसीएल पर माँ का फ़ोन आ जाया करता था और वो मुझसे हाल पूछ लिया करती थी, तो मैं उन्हें झूठ कह देती कि मैं ठीक हूँ। और जब कभी वो फ़ोन का पूछती तो मैं कहती कि घर के कामकाज ख़त्म ही नहीं होते। और फिर फ़ोन के साथ ये बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए फ़ोन बेच दिया। ज़िंदगी तो मुश्किल ही हो चुकी थी, मगर मैं अब भी इस वक्त तक ये जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। पति को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए सबका मुकाबला खुद करती थी। अब मैं थक चुकी थी, मगर आपका पति आपके साथ हो, फिर चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, आप कभी भी हार नहीं सकते। मगर जब पति ही आपके साथ ना हो तो औरत खुद को तन्हा महसूस करती है। लेकिन मर्द ये बात कभी नहीं जान सकते। उनके लिए अपनी बहन के दुख अपने ही हैं, मगर किसी दूसरे की बहन के दुख कुछ मायने नहीं रखते। अब तो मैंने अपने पति को कुछ भी कहना छोड़ दिया था। मैं खुद ही सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन किसी को कुछ भी ना कहती, क्योंकि अगर सास और नंद को जवाब देती तो वो मेरे पति को शिकायत कर देती, जिससे मेरे और मेरे पति के बीच काफ़ी झगड़ा होता और मेरा पति मुझे गाली गलौज करता तो कभी मुझ पर हाथ उठाता। अब तो मैंने सोच लिया था
कि मैं हकीकत का पता लगा कर रहूँगी। मगर हकीकत का पता करने के लिए सबसे पहले मुझे खुद को मजबूत करना था, और ख़ुद को मजबूत तभी किया जा सकता था जब मैं सब हालात के बगैर डरे मुकाबला कर पाती, अपने पति का डट कर मुकाबला कर पाती। तो अभी मैंने ख़ुद को मजबूत करने के लिए किसी की बात का असर लेना छोड़ दिया था। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत ज़रूर दूंगी। अब अगर कोई मुझे कुछ कहता तो मैं उसके मुंह पर टिका कर जवाब दे देती, और अगर मेरी नंद और मेरी सास मेरे पति को शिकायत करती तो मैं अपने पति को भी साफ अल्फाज में कह देती कि मुझ पर रोब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी ही तुम्हारी माँ और बहन अच्छी है तो इनसे कहो कि अपनी हद में रहा करे, मुझ तक ना आया करे। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया और अब नहीं करूँगी। पति तो मेरे बदलते रवैये को देखकर हैरान रह गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कुछ कह सकती हूँ। इंसान बुरा नहीं होता, उसे हालात और लोग बुरा बना देते हैं। मैं भी अच्छी परवरिश के साथ ही अपने ससुराल में आई थी, मगर यहाँ आकर मेरे ससुराल वालों ने मेरी परवरिश पर उंगली उठाकर मुझे बुरा बना दिया था। मगर अब मुझे बुरा बनने में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छाई का कोई मोल नहीं था। अब तो मेरी सास, नंद और मेरा पति मुझसे बात करते हुए घबराते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं हकीकत का पता लगाकर ही रहूँगी कि आखिर नंद को पहली रात ही तलाक क्यों हो जाती है। मैं एक शाम छुपकर घर से बाहर निकल गई और नंद के पहले पति के पास चली गई। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ पर आऊँगी। तभी वो मुझ पर गुस्से से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी नंद तो कैरेक्टर लेस औरत है, तुम लोगों ने ना जाने उसे घर पर रखा ही क्यों। मैं उस आदमी की बात पर हैरान रह गई और उससे कहा कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है। मैं कुछ समझी नहीं। तभी वो कहने लगा कि अगर राज जानना चाहती हो तो एक रात के लिए उसकी शादी के दिन दूल्हे की जगह पर बैठ जाना, तुम्हें सब हकीकत पता चल जाएगा। मैं इसकी बात पर काफ़ी हैरान हुई। उसने मुझे बोलने का और मौका ही नहीं दिया और उसने ऐसी बात कह दी जिससे मुझे लगा कि शायद वो मुझसे अब कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चुपचाप वहाँ से आ गई। अब मेरा इरादा नंद के दूसरे पति के पास जाने का था। मैं उसके दूसरे पति के पास गई तो उसने भी यही बात कही। अब तो मुझे नंद पर पूरा शक था कि ज़रूर वही कुछ ऐसा करती होगी जिससे उसका पति उससे तंग आकर पहली रात ही तलाक दे देता होगा। अब तो मुझे नंद की चौथी शादी का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर नंद के साथ क्या मसला है, जो ना तो खुद बसती है और ना मुझे बसने देती है। मैंने घर में फिर से ये बात छेड़ दी कि नंद की शादी कर दी जाए, ताकि वो अपने पति और बच्चों के साथ व्यस्त रहेगी तो उसका दिल लगा रहेगा। मैं जितनी साफ दिल थी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे उतना ही बददिल कर दिया था। मैं पहले किसी भी रिश्ते में भेदभाव नहीं करती थी, मगर अब मुझे मेरे ससुराल वालों ने ऐसा बना दिया था। अब मैं दिल में बुराई लेकर मुंह पर मुस्कुराहट और लोगों के साथ अच्छा करने लगी थी, जबकि मैं जानती थी कि वो मुझे किसी भी तरह से अच्छे नहीं लगते। मैंने अपनी नंद को फिर से ज़हनी तौर पर तैयार किया, लेकिन अब की बार वो कहने लगी कि नहीं, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। पहले ही 3 दफ़ा तुम मुझे तलाक दिलवा चुकी हो, अब फिर से मुझे तलाक दिलवाना चाहती हो ताकि दुनिया भर में मेरी बदनामी हो जाए कि मैं घर नहीं बसा सकती। मेरी नंद के ऐसा कहने पर मेरी सास मुझे देखने लगी। उनकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने उनकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा भी घर बस जाए और तुम अपने घर में खुश रहो। भला मुझे तुमसे कैसी जलन होगी। मैं अपने घर में खुश, तुम अपने घर में खुश। तभी मेरी सास मेरी नंद को कहने लगी कि हाँ बहू ठीक कह रही है, तुम्हें फिर से घर बसा लेना चाहिए। हो सकता है अब की बार तुम्हारा घर बस जाए। तभी मैंने सास की बात काटी और कहा, अगर तुम्हें मुझसे ही मसला है या तुम्हें लगता है कि तुम्हें तलाक मेरी वजह से होती है तो अब की बार मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जब तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरी सास और मेरा पति मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उन्हें भी मेरा मशवरा अच्छा लगा था, मगर अभी भी मेरी नंद मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसका सांस फूलने लगा था। यूं लग रहा था जैसे वो मुझे कच्चा ही खा जाएगी। मैं जानती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए मैं जानबूझकर बार बार उसकी शादी की बात कर रही थी। उसकी शादी का जिक्र करते हुए मैं उसका चेहरा गौर से देख रही थी।
जिस पर मुझे लेकर सिर्फ गुस्सा था। सास ने नंद के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया, मगर नंद को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। अब तो मुझे नंद पर गुस्सा आने लगा था। तभी मैंने नंद से कहा कि अगर आप ऐसे ही हर रिश्ते को नज़रअंदाज करती रही तो आपसे शादी कौन करेगा। ये बात मैंने तब की जब मेरी सास और मेरा पति भी मेरे पास ही बैठे थे। मेरी सास तो सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी कि मुझे तो समझ नहीं आती इस लड़की को मसला क्या है, आखिर क्यों नहीं इसे कोई लड़का पसंद आ रहा। मैंने नन से कहा कि अगर कोई और बात आपके दिमाग में चल रही है तो भी आप हमें बता सकती हैं। आपके घर वाले हैं, आपके दुश्मन थोड़ी हैं जो आपकी नहीं सुनेंगे। मगर नन तो जैसे आग बबूला हो गई। तभी उसने आओ देखा ना ताओ और उठकर मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगी कि ये सब तुम्हारा क्या धरा है। तुम जानबूझकर मेरा तमाशा लगा रही हो ताकि मेरा भाई मुझे घर से निकाल दे और तुम इस घर पर राज करो, इस घर पर कब्जा कर लो। माँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी बहू के इरादे ठीक नहीं हैं। इससे बच जाओ। ये जानबूझकर मुझे घर से निकाल रही है। नंद पागलों की तरह सास को ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी। उस वक्त वो मुझे दिमागी मरीज़ा लग रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आपकी बहन न जाने मुझ पर कौन कौन से इल्ज़ाम लगाएगी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं। मैं तो उसकी भलाई का सोच रही थी। मगर खैर छोड़े, मैं कमरे में जा रही हूँ। आपकी बहन है, जो चाहे वैसे करे। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपकी बहन से बेइज्जती करवाने का। मैं कमरे में जाने लगी तो पति ने मुझे रोक लिया। ये पहली बार हुआ था जब ख़ानदान में मुझे इज्जत मिली थी। पति ने कहा कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, गलती तो मेरी बहन की है, तुम बैठ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे शादी नहीं करती। तभी नंद ने कहा ठीक है, मेरी शादी कर दो, मगर मैं जानती हूँ कि मेरा चौथा पति भी तुम्हारी पत्नी का आशिक निकलेगा और मुझे शादी की रात ही तलाक दे देगा। तो अब मेरे पति ने कहा कि अगर ऐसा हुआ और तुम्हें पहली रात ही तलाक हो गई तो मैं भी अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। पति का ऐसा कहना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चौंक कर नंद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो जो चाहती थी वही हो रहा था। मैं खामोशी से कमरे में चली गई। पति जब कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा कि आपने इतनी बड़ी बात क्यों कर दी। तभी पति मुझसे कहने लगा कि अगर तुम बेगुनाह हो और तुम्हारा उसके पति के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा तो यकीन करो वो उस घर में बस जाएगी, और अगर तुमने उसके चौथे पति को भी फंसाना चाहा तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं जानती थी कि ये नंद की चाल है, इसलिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैंने जानबूझकर नंद की चौथी शादी करवाई। लेकिन कमरे में मैंने कैमरा लगवा दिया और ख़ुद शेरवानी पहनकर नंद के पास बैठ गई। मगर उस वक्त होश उड़ गए जब नंद ने मुझे अपना चौथा पति समझकर अपना राज बताया। नंद ने बताया कि वो एक तवायफ है, वो किसी भी मर्द के लायक नहीं है और ना ही कभी प्रेग्नेंट हो सकती है, इसलिए उसको अभी तलाक दे दी जाए। ये शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी नंद कहने लगी, मगर तुम ये राज किसी को मत बताना, बस मुझे तलाक दे दो। मैं नहीं रहना चाहती किसी के साथ भी बंध कर। मैं आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मेरी पहली 3 शादियाँ इस सच की वजह से टूट चुकी हैं। मेरे घर वालों ने आप लोगों को बस एक ही शादी का बताया होगा, मगर मैं सब बताती हूँ। मेरी 3 शादियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी, आप मेरे घर में मेरी हकीकत नहीं बताएंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बदले में बहुत पैसे दे दूँगी, लेकिन अगर मेरे घर वालों को असलियत का पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। और भी न जाने क्या क्या कह रही थी वो। मेरा तो दिमाग हिलकर रह गया था। इतना बड़ा सच, इतनी बड़ी हकीकत, ये तो कोई नहीं जानता था। शायद मेरी सास को इस सब के बारे में पता हो, क्योंकि वो तो इसके हर गुनाह में साथ रही है। मैंने जल्दी से सेहरा उठाया और नन से कहा कि तुमने अपनी बर्बादी खुद बुलाई है। तभी मेरा पति भी कमरे में आ गया। मेरी नंद पति को वहाँ देखकर हैरान रह गई, उसके तो तोते उड़ गए थे। तभी मेरी नंद कहने लगी, देखा भाई, आपकी पत्नी मुझे फंसाने के लिए क्या क्या चालें चल रही है। मैंने भी वही किया जो आपकी पत्नी चाहती थी। मैं तो बस हकीकत देखना चाहती थी कि असल में हकीकत क्या है। आपकी पत्नी क्या करती है जो मेरे पति उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तभी मैंने जल्दी से वो वीडियो अपने पति को दिखा दी। नंद को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। मैंने जो अपने पति को खुद नंद के कमरे के बाहर खड़े होने का कहा था, अब मुझे अपने फैसले पर गर्व महसूस हो रहा था।
मेरे पति ने नंद का बाजू पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, मगर पुलिस का कहना था कि वो एक दिमागी मरीज़ा है, इसलिए उसे पागल खाने भेज दिया गया। मेरी सास अपनी बेटी के गम में इस दुनिया से चली गई। नंद ने पागल खाने जाकर सबको बताया कि उसने कई बार अपनी प्रेगनेंसी ख़राब करवाई है। जब ये बात मेरे पति को मालूम हुई तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम पर भरोसा न करके। जो मर्द ये कहते हैं कि उनके घर वाले ही अच्छे हैं, तो वो ये बात जान ले कि जो अपना घर छोड़ कर आती है उन पर भरोसा करना और उनकी बातें सुनना भी आपका फ़र्ज़ है। वो भी आपके घर वालों पे ही शामिल होती है, जिनको हर बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी आपके अपने घर वाले भी गलत हो सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।